अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 में हमने कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस को डिस्कस किया था कि कैपेसिटर दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है और ये प्लेट्स जो होती हैं ये सेपरेट होती हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस और इनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मौजूद होता है। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिसचार्जिंग से पहले हम कैपेसिटर की दो मेन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली है नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर जो है इसकी जो ज़ाहिरी शनाख्त होती है वो ये होती है कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं और दोनों टर्मिनल्स की लंबाई या दोनों लेग्स की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। इसकी किसी भी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो सकता है, किसी भी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो सकता है। जिस टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड टाइप जो हमारे पास होती है वो होती है पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर की ज़ाहिरी शनाख्त ऐसे है कि इसके भी दो टर्मिनल्स होंगे, लेकिन एक टर्मिनल लंबा होगा, दूसरा टर्मिनल छोटा होगा। लंबा वाला टर्मिनल हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इसके साथ मौजूद जो प्लेट होगी उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। और जो छोटी लेंथ वाला टर्मिनल है ये हमारे पास हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इसके ऊपर जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। तो इस एक जो पोलर कैपेसिटर है इसको मैंने थोड़ा सा ओपन किया, तो ओपन करने के बाद ये ऐसी इसकी शेप है कि हमारे पास एक पेपर है वो रोल हुआ है और उसमें से दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं। और इसको अगर हम कट करें तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल एक पेपर रोल है। आप लोगों ने मैट्रिक में एक पेपर कैपेसिटर या पेपर रोल कैपेसिटर पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास एक पेपर होता है जिसको ऑयल में डिप करके रोल करके उसके साथ दो टर्मिनल्स लगा दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली वही वाला कैपेसिटर है। अब हम आते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में। सबसे पहले चार्जिंग को डिस्कस करते हैं। तो चार्जिंग को डिस्कस करने के लिए हम एक कैपेसिटर लेंगे, उस कैपेसिटर को एक हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा इसको विजुलाइज करने के लिए हम साथ एक एलईडी यूज़ करेंगे और ये सारा इन सीरीज़ होगा। तो जब हमने इस ऑपरेटर्स को सेटअप कर लिया तो अब हमारे पास एक टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और दूसरे टर्मिनल तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस था और बैटरी का मैक्सिमम था। तो बैटरी और हमारे पास जो है कैपेसिटर इसके दरमियान मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होता जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। या दूसरी हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करके नेगेटिव प्लेट पे आ रहा है, तो आगे से इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं प्लेट्स पर और वो इलेक्ट्रॉन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ज जो है उसकी मोशन इंतहाई स्लो होती जाएगी। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस रिड्यूस होता जाएगा। इसकी दो रीजंस हमने डिस्कस की कि एक तो ये है कि जो कैपेसिटर के पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के करीब होता जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड प्लेट्स रिड्यूस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो तो करंट भी कम हो जाता है। दूसरा हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो चार्ज स्टोर होने जा रहा है प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं या जो भी चार्ज स्टोर हुए हैं वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेंगे और इस रिपल्जन की वजह से चार्जेस जो हैं वो स्टोर होना स्लो हो जाएंगे। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम अब बाकायदा एक प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक 9 वोल्ट की बैटरी। मेरे पास 9 वोल्ट की अवेलेबल थी, इस वजह से मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी ली। उसके बाद मुझे चाहिए होंगे कैपेसिटर्स, पोलर भी ले सकते हैं और ये कैपेसिटर नॉन पोलर भी ले सकते हैं। हम जो कंसिडर करेंगे वो नॉन पोलर कैपेसिटर ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा उसको देखने के लिए हमने यूज़ करेंगे
LEDs, और ये LEDs डैमेज ना हो जाएं, इस वजह से हम इसके साथ अटैच करेंगे एक रेजिस्टेंस, क्योंकि LEDs में से जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो LED डैमेज हो जाएंगी। तो करंट को रिड्यूस करने के लिए हमने रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऐड कर देनी है। तो अब हम इस सारे ऑपरेटर्स को सेटअप करेंगे और सारे को इन सीरीज़ हमने अटैच कर देना है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके साथ हमने LED को अटैच करना है, और इस LED के साथ हमने एक कार्बन रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया। अब LED की ये खासियत होती है कि LED के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने रेजिस्टेंस से अटैच कर दिया। अब रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर को वाला जो एंड है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो इनिशियली LED मैक्सिमम ग्लो करेगी, और थोड़ा सा ग्लो करने के बाद अब LED ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये LED कंप्लीट ऑफ नहीं हुई। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें एक हल्का सा रेड स्पॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत स्लो करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपको एनिमेशन याद हो तो एनिमेशन में जैसे जैसे चार्जिंग होती जाती थी करंट स्लो होता जाता था, यानी करंट की अमाउंट जो है वो रिड्यूस। हम यही प्रोसीजर जो है वो दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ। तो हमने जो कैपेसिटर है इसके साथ रेजिस्टेंस को लगाया इन सीरीज़, लेकिन इस बार हमने रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये LED पहले ग्लो हुई और इसके बाद अब ये जो स्पॉट है ये ज़्यादा देर के लिए रेड रहा है। तो इसका मतलब है इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर लेते हैं, एक कैपेसिटर को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया इन सीरीज़ या LED के साथ, आगे हमने एक रेजिस्टेंस अटैच की, और ये जो सारा कुछ है ये हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ एक स्विच के साथ अटैच कर दिया। बैटरी के ऊपर कितनी वोल्टेज है? 9 वोल्ट, और कैपेसिटर के ऊपर इस वक्त कितना चार्ज है? 0। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होने की वजह से चार्ज मैक्सिमम फ्लो करेगा। और अब लेट्स सपोज कैपेसिटर के ऊपर आ गया 1 वोल्ट, बैटरी है 9 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट की वजह से, पहले 9 वोल्ट की वजह से था, अब 8 वोल्ट की वजह से था, तो करंट स्लो फ्लो करेगा। अब सपोज करें कि कैपेसिटर के ऊपर 2 वोल्ट आ चुके हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 7 है, और इस वजह से अब चार्ज और ज़्यादा स्लो मूव करेगा। तो ऐसे हर जो नेक्स्ट चार्ज होगा वो ज़्यादा स्लो मूव करके जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चार्ज। तो इसका मतलब है जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा चार्जिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता जाएगा, जिसकी वजह हम एक रिपल्जन भी देख चुके हैं कि आने वाले चार्ज को आगे वाले नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो इससे हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा हमारे पास प्रोसेस स्लो होता जाएगा। अब हम इसको देखते हैं ग्राफ के लिए। तो हमें पता है कि Q = CV होता है। हम C और V की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगा उसको हम ग्राफ में मेंशन कर देते हैं कि इतना चार्ज स्टोर हो सकता है। अब पहले हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो 1 कूलम चार्ज स्टोर होने के लिए 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास 1 पॉइंट आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा उसको 1 से ज़्यादा यानी 2 सेकंड लगेंगे, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। अगले 1 कूलम चार्ज को स्टोर होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेट्स सपोज अगला 1 कूलम चार्ज 3 सेकंड में स्टोर होगा, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। इन सब पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ बनाएंगे, तो अब ये ग्राफ जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल किस्म का ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ को आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ग्राफ होगा ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। अगर इसको हम इक्वेशन वाइज देखना चाहें तो ये जो हमारे पास कर्व आई थी इसकी इक्वेशन होगी Q = Q0 1 - e⁻t/RC, where R is the resistance of the circuit, C is the capacitance of the circuit, T is time। अब फ़र्ज़ करें कि हम ये देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड बाद कितना चार्ज स्टोर हो चुका है, तो हम Q0 जो मैक्सिमम चार्ज CV से हमें मिला वो पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे। इस सारे को सॉल्व करने से हमारे पास एक Q की वैल्यू आएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि 1 सेकंड बाद इतना चार्ज स्टोर होगा। अब हमने ये स्टडी किया कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा इनफाइनाइट टाइम में, यानी एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वो भी इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होगा, एक 10 माइक्रोफैराड का है वो भी इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होगा। तो फिर हमें बेसिकली चार्जिंग किसकी जल्दी होगी या किसकी देर से होगी उसके बारे में कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि T को RC के बराबर पुट कर देते हैं। जब T = RC पुट करेंगे और इसको ऊपर वाली इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, और
टी और आर सी कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर -1। अब ई की जो वैल्यू होती है ये होती है 2.1718। तो ये डिनोमिनेटर में जाके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू Q0 0.63 के टोटल चार्ज का 0.63 टाइम्स या 63% टोटल चार्ज का जो है। लेट्स सपोज कि अगर एक कैपेसिटर पे 100 कूलम चार्ज स्टोर होना है तो 63 कूलम चार्ज स्टोर होने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। और ये किस तरह हमें पता लगेगा, ये हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ गई थी तो वो देर से जाके ऑफ हो रहा था या वो ज़्यादा देर ग्लो कर रहा था, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग टाइम बढ़ गया। तो आर सी में जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा कैपेसिटर का। इसी तरह अगर सी की वैल्यू बढ़ेगी तो तब भी चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हमारे पास ये हो गया कि ये अगर हमारे पास Q0 मैक्सिमम जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये अगर स्टोर हो रहा है तो 0.63 टोटल चार्ज का स्टोर होने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, चार्जिंग टाइम। और जो 63% जल्दी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो नहीं पता लग सकता, लेकिन हम 63% देखेंगे कि 63% कैपेसिटर चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो कैपेसिटर जल्दी देर से चार्ज और डिस्चार्ज होगा। जिसका 0.63 टाइम्स जल्दी अचीव हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अर्ली हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में पहले हमने बैटरी को यूज़ किया था, अब हम बैटरी को रिमूव करते हैं और कैपेसिटर को ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे क्लोज पाथ में बैटरी नहीं आएगी। तो अब कैपेसिटर में से जो चार्ज होगा वो एक प्लेट से मिल के दूसरी एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट तक जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा और जितनी देर चार्ज फ्लो करेगा उतनी देर हमारे पास ये जो मौजूद एलईडी है ये ग्लो करेगी। तो इनिशियली हमारे पास जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी या जैसे ही हम स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे एलईडी मैक्सिमम ग्लो करेगी और फिर ग्रेजुअली ऐसा ऐसा डिम होती जाएगी और अल्टीमेटली ऑफ हो जाएगी। तो अगेन इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ होगा इस तरह का, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि इनिशियली हमारे पास चार्ज ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज की मोशन स्लो होती जाएगी। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो इस ग्राफ की मैथमेटिकल फॉर्म होगी Q इज़ इक्वल टू Q0 e रेज़ टू पावर -t ओवर आर। तो इसमें अगेन अगर हम डिस्चार्जिंग जिस तरह कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड था, तो इसी तरह कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे भी हम T को RC के इक्वल पुट कर लेते हैं। जब RC के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू Q0 e रेज़ टू पावर -1। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू Q0 0.37। अब हमारे पास इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिमेनिंग चार्ज अब 0.37 टाइम्स रह जाएगा, यानी कैपेसिटर जो है वो 63% डिस्चार्ज हो चुका है और 73% रिमेनिंग चार्ज है इसके ऊपर। तो हम यही कह सकते हैं कि 63% चार्ज होने का टाइम या 63% डिस्चार्ज होने का टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसमें भी हमारे पास टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि हम रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास टाइम आएगा वो हमारे पास कहलाएगा टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर का 63% चार्ज या 63% डिस्चार्ज होने का जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा इतना ही है। उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा बेहतर समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा समझ आया है तो आप लाजमी जो है इसको मेंशन कीजिएगा, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी ताकि मैं अगले लेक्चर और ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकूँ। वो मा अलैना इल्लल बलाग।